गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का ये जो पावन त्यौहार है, रंगों का जो त्यौहार है, वो सभी आप लोग धूमधाम से मनाएं। और आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप सभी को पता है हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो उसको प्योर पेन लेके बैठेंगे। होली कहते हैं ना कि हमारी होली और दिवाली तो तब होगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपनी पढ़ाई को, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए और नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व में भारत का इक्विटी बाजार, विश्व में भारत का इक्विटी बाजार पहली बार पूंजीकरण के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? बताएंगे कौन से स्थान पर पहुंचा है? पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर या सातवें स्थान पर? बताएंगे फटाफट से कि भारत का जो इक्विटी बाजार है वो पहली बार पूंजीकरण के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो पहुंच गया है पांचवें स्थान पर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2022 के शुरुआत में ये कौन से स्थान पर था? सातवें स्थान पर था। लेकिन अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें अब कौन से स्थान पर पहुंच गया है? भारत पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। तीसरे स्थान पर कौन है? जापान है। और चौथे स्थान पर कौन है? हांगकांग है। कौन है? हांगकांग। और भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि वह मंत्रालय कौन सा है जिसके तत्वाधान में पावर फाउंडेशन नाम की एक सोसाइटी गठित की गई है? बताएंगे फटाफट से, इनमें से वह कौन सा मंत्रालय है जिसके तत्वाधान में पावर फाउंडेशन नाम की एक सोसाइटी गठित की गई है? बिजली मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पेय जल विभाग या शिक्षा मंत्रालय? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए, तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? बताएंगे बिजली मंत्रालय। क्या हो जाता है? बिजली मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन करने वाला मंत्रालय कौन सा है? बताएंगे जेंडर संवाद जो है उसके तीसरे संस्करण का आयोजन करने वाला इनमें से कौन सा मंत्रालय है? जनजाति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या बाल विकास एवं विकास मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यहाँ पर लिखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, तो बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताएंगे तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन हमारा हो जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में कुछ क्वेश्चन हमारे संविधान से है, कुछ ज्योग्राफी से है। ठीक है, यानी मिक्स्ड क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? बताएंगे फटाफट से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? बताइए कौन कौन से शब्द थे और उनमें से 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? चलिए
आंसर देते हुए चलेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है। 3 शब्द जोड़े गए थे, उनमें से कौन कौन से शब्द थे, उसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताएंगे फटाफट से। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वें। एक तो शब्द यही आ गया यहाँ पे, ठीक है। कौन से, एक तो एक यही आ गया, ठीक है। अब 2 शब्द बचे हैं, वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई। जो समवर्ती सूची थी उसकी धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, बताएंगे फटाफट से। तो ये ली गई थी हमारे ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी और नेपाली। संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी और नेपाली में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। इधर लिख देते हैं आंसर, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। बताएंगे संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी और नेपाली, इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है। कौन सी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में पूछा है कितनी भाषाएं हैं, तो फटाफट से बताएंगे कितनी भाषाएं हैं। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो कितनी अवधि के लिए, यानी कितने समय के लिए चुने जाते हैं, बताइए फटाफट से। नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए। कितनी अवधि के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को डैश में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, यानी कौन से भाग में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है, तो भाग 9 के का में, भाग 9 के का में क्या किया है, सम्मिलित करके इसे मान्यता दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 है, यहाँ पे भाग 9 का में नगर पालिका को जोड़ा था, यानी ऐसा वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसने भाग 9 के का में नगर पालिका को जोड़ा था, तो वो था संविधान संशोधन हमारा 74वां, यानी 74वां। कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा किए जाते हैं, बताइए। यहाँ पर जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा कि नगर पालिका के सभी सदस्य क्षेत्र के लोगों द्वारा कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है। नगर प्रशासन का
कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? बताइए फटाफट से। तो कौन सा प्रकार है नगर प्रशासन का जो क्या करता है, बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? नगर निगम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पंचायत का मुखिया कहा जाता है? तो पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सरपंच को। किसे कहा जाता है? सरपंच को कहा जाता है पंचायत का मुखिया। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? बताइए, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? बताइए फटाफट से। तो कौन सा है वो राज्य? वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑर्किड होते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? यानी जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वो कौन सा राज्य है? तो वो है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, कौन सा है ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी है आइलैंड कहा जाता है, वो कहाँ पर है? बताइए, जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड वो कहाँ पर स्थित है? बताएंगे फटाफट से। तो वो है हमारा अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? इधर लिख देती हूँ, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा करता है? यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे। और क्वेश्चन है अभी इसमें बाकी। नेक्स्ट है इसी में कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए फटाफट से। तो कौन सा जिला है ऐसा? वो है हमारा किन्नौर। कौन सा है? किन्नौर जिला है जिसकी सीमा चीन से लगती है। नेक्स्ट है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। क्वेश्चन क्या है? म्यांमार से नहीं लगती है, यानी इनमें से एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो वो है असम। कौन सा है? असम है। असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आप सभी को पता है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो राजस्थान, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसकी है? गुजरात की है। भारत में गुजरात की है, और अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में है कनाडा की। कहाँ की है? कनाडा की है। भारत में है गुजरात की और विश्व में कनाडा की। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए फटाफट से। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पारसनाथ। क्या है उसका नाम? पारसनाथ। नेक्स्ट है, पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? जो पटकाई पहाड़ियाँ है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं से क्या है? संबंधित है। बताएंगे फटाफट से। तो किससे संबंधित है? ये है पूर्वांचल से। किससे है? पूर्वांचल से संबंधित है। नेक्स्ट है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट से। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? असम। क्या कहा जाता है? असम कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी में। इसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, कौन सा कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है? बताएंगे फटाफट से किसने किया है। ऑप्शन ए है हमारा एनटीपीटी, एनटीपीसी ने, टीएचडीसी ने, शिक्षा मंत्रालय ने या इसरो ने। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। युविका का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है इसरो ने, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है, फटाफट से आंसर देते हुए चलेंगे। किसने किया है? इसरो ने किया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? बताइए फटाफट से भारत कौन से स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, चौथे या आठवें? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाता है। भारत रहा इसमें दूसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? भारत दूसरे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6 के हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में कौन से वे खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? 11वें, 10वें, 7वें या 8वें? कौन से नंबर के खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? बताएंगे फटाफट से 11वें, 10वें, 7वें या 8वें? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए कौन से नंबर का संस्करण था? तो ये था हमारा 11वें नंबर का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या था? 11वें नंबर का संस्करण था। 11वें नंबर के संस्करण का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मनी ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? लक्ष्य सेन कर लेंगे, सीन लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, लक्ष्य सेन कर लेंगे, लक्ष्य सेन। ठीक है, इन्होंने जर्मनी ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? रजत, कांस्य, गोल्ड या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार के कौन से संस्करण की घोषणा की गई? बताइए फटाफट से बाफ्टा पुरस्कार के कौन से संस्करण की घोषणा की गई? 73वें, 74वें, 75वें या 76वें? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। 72, 73, 74, 73, 74, 75 या 76? तो कौन से की है? उन्होंने की है 75वें संस्करण की, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाफ्टा पुरस्कार के कौन से वे 75वें संस्करण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किस बैंक को सम्मानित किया गया? बताएंगे फटाफट से उस बैंक का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। जम्मू कश्मीर बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी जम्मू कश्मीर बैंक। क्या हो जाता है राइट आंसर? जम्मू कश्मीर बैंक इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
9 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। चलिए इसमें जो क्वेश्चंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फेल हो जाता है। बताइए फटाफट से, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? बताइए फटाफट से बताएंगे। सॉरी खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। चलिए फिर से पढ़ते हैं एक बार कि जो यहाँ पे डैश है के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फेल हो जाता है। तो किसके बाद आएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या होगा? तो ये आ जाएगा यहाँ पे दिहांग महाखड़ के बाद। किसके आ जाएगा? दिहांग महाखड़। महाखड़ चेंज कर लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा में स्थित है, यानी जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। आप सभी को पता है जब दर्रे पूछे जाते हैं तो ये स्पेशल पूछा जाता है, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? बताएंगे फटाफट से, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है हमारी चिल्का झील, जो कहाँ पर है? कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? ओडिशा। ओडिशा। चलिए नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है ये हमारी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, यानी अलग करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो वो है विंध्य पर्वत श्रृंखला। कौन सी? विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए इन्हें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, प्रथम महिला नहीं दिव्यांग पूछा है, ठीक है। तो आंसर सही देंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। क्या है उनका नाम? अरुणिमा सिन्हा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी में कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, क्या है? जो एक पर्वतीय स्थल है, ये कर लेंगे पर्वतीय, ठीक है। पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए फटाफट से। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताएंगे फटाफट से। तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला पर। किस पर? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नैनीताल, शिमला, सिक्किम एवं माथेरन में कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? बताएंगे फटाफट से। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो नैनीताल जाना जाता है। कहते हैं ना तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तो कौन सा जाना जाता है? नैनीताल जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताएंगे हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो वो है शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक।
चलिए नेक्स्ट करेंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? मिट्टी का नाम क्या है? लैटेराइट। कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट। नेक्स्ट है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? बताएंगे। ये रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में जो लाल मिट्टी है वो सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अधिकतर दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में पाई जाती है। दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में पाई जाती है। दोआब का क्या मतलब होता है? यानी जो दोआब है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसे दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है वो क्या कहलाती है? दोआब कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे, दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बताएंगे फटाफट से। जहाँ पर कपास उगाई जाती है उसका जो उत्पादन होता है, उसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली लावा मिट्टी। कौन सी है? काली लावा मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लिखा ही नहीं जा रहा। नेक्स्ट है, चाय, गेहूं, चावल और मूंगफली कर लेंगे, मूंगफली लिखा हुआ है। मूंगफली में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, गेहूं, चावल और मूंगफली में से कौन सी फसल है वह जो क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा जब चावल लगाते हैं, धान लगाते हैं तो उस पूरे खेत में पानी भरा रहता है और चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसी में कि तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताएंगे फटाफट से। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए कि इसने कौन सी संधि की थी? किसने अंग्रेजों के साथ जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताएंगे फटाफट से इसका आंसर। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये होली का त्यौहार आपके लिए रंगों भरा हो, खुशियों भरा हो, इसी कामना के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और वीडियो को शेयर करना न भूलें। 5 मिनट का समय निकालकर 5 मिनट में आप जितने भी लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हैं कीजिए। लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।